बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं ये अर्ज कर रहा था, अभी रिकॉर्डिंग करना भूल गया था कि चैप्टर नंबर 6 की आईयूपीएसी फंक्शनल ग्रुप और प्रैक्टिस ऑफ आईयूपीएसी की जो वीडियोस है हमारी वो चेक करें। उसके बाद मैंने आपको एक सॉल्व पीडीएफ दी है जिसके अंदर 10 ईयर की आईयूपीएसी सॉल्व है, वो चेक करें। उसके बाद अगर आपको किसी नेमिंग में प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएं। मिसाल देता हूं मैं आपको, एक सवाल है ये CH3O CH2 CHOCH3, इसी तरीके से CH2OC2H5। अब ये एक आ गया आईयूपीएसी मालूम करने के लिए। अब आप पीछे सारी बातें समझ चुके हैं। अगर मैं अभी आपको इसका नाम बताऊंगा ना, हो सकता है आपके सर के ऊपर से गुजर जाए अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी। उन वीडियोस को देखो, फिर आपकी समझ में आएगा कि ये जब इथॉक्सी ग्रुप लगता है, ये आपका ग्रुप है ईथर। ईथर के अंदर ऑक्सी आ जाता है, सही है, ये ईथर ग्रुप है ये, और ईथर के अंदर नाम में ऑक्सी लगता है, तो ये चेन ब्रेक कर रहा है। तो आपका जो नाम बनेगा ना वो इस चेन से नाम आएगा 1 2 और 3, सही है जी। अब आप देख रहे हैं 1 के साथ C2H5 यानी कि इथेन वाला जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल, तो आप इसको कहेंगे 1 इथॉक्सी। फिर 2 के साथ देखें आप, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं कहूंगा 2, और 3 के साथ भी एक कार्बन वाला ऑक्सीजन जुड़ा है, 2 3 डाई मिथॉक्सी। और चूंकि ये 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब देखें ये मैंने नाम बड़ी आसानी से बनाया है, ये ईथर ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, आईयूपीएसी के रूल नहीं सीखे, फंक्शनल ग्रुप नहीं सीखे, तो ये सारी चीजें आपके लिए बेकार हो जाएंगी, सर के ऊपर से गुजर जाएंगी, सही है। और अगर आपने सारी चीजें समझ गई तो आप फौरन समझ जाएंगे मैंने ये 1 इथॉक्सी 2 3 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन क्यों नाम दिया, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको टिप पे याद होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको याद होना चाहिए OH कहते हैं अल्कोहल को, इसके साथ OL लगता है, सही है। दूसरा C के साथ डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं एसिडिक ग्रुप यानी कि कार्बो ऑक्सिल ग्रुप, इसके साथ ओइक एसिड लगता है नाम में। अगर मैं कहूँ C के साथ डबल बॉन्ड OH लग रहा है, इसे कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप, और इसके साथ Al लगता है। अगर मैं कहूं कि 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है तो ये है आपका ईथर ग्रुप, और इसके साथ ऑक्सी लगता है। अगर मैं कहूं कि 2 ऑक्सीजन के बीच में कार्बन है, ठीक है, तो ये कहलाता है ईस्टर ग्रुप, इसके साथ OATE लगता है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, छठा होता है आपका कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ हो, सही है। इसको मैं नीचे करके लिख देता हूं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ हो, ये कहलाता है आपका कीटोन ग्रुप, इसके साथ ONE लगता है। अगर आपके साथ NH2 लगा हुआ हो, ये कहलाता है अमाइन ग्रुप, और इसके साथ आखिर में अमाइन ही लग जाता है। इसी तरीके से 8वां है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, तो इसमें आखिर में ENE लग जाता है, ये अल्कीन है। इसी तरीके से कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये अल्काइन होता है, और इसमें नाम के आखिर में YNE लगता है। देखें ये आपका पूरा का पूरा चार्ट बनाया है मैंने फंक्शनल ग्रुप का। अब देखें आपको टिप पर याद होने चाहिए, अगर आपको टिप पर याद होंगे तो आपके लिए ये आईयूपीएसी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। तो हम बैक टू द टॉपिक अगेन, मैंने आपको आईयूपीएसी का तमाम मटेरियल दे दिया है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमारे पास चैप्टर 11 का जो अगला टॉपिक है वो है गिलास।
गिलास क्या होता है, ये एक आ, पहली बात तो ये है कि सुपर कूल फॉर्म है, किसी भी चीज की ठंडी शक्ल है ये। दूसरी बात ये है कि एक ये विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है। और ये विस्कस लिक्विड किससे बनता है, फॉर्म फ्रॉम Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट से बनता है। होता यह है कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, उसको आप SiO2 मिट्टी की मौजूदगी में हीट करेंगे और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी आप डालेंगे, तो ये सबसे पहले तो एक मिडिल पॉइंट Na2SiO3 बनाएगा और फिर ये बनाएगा Na2O CaO6SiO3। इसको हम कहते हैं गिलास। गिलास असल में ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, चूंकि हीट करने पर बनता है तो ये विस्कस लिक्विड होता है, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड होता है, जिसको ठंडा करके एक सॉलिड फॉर्म दे दी जाती है, जिसको हम कहते हैं गिलास। और इस गिलास से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। चूंकि ये इमोर्फस है, इमोर्फस का मतलब होता है यानी कि नो ज्योमेट्रिकल शेप, इसका कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगा, सही है। अच्छा, इसका जो है वो नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। टाइप्स ऑफ गिलास अगर हम देखें तो हमारे पास गिलास की जो टाइप्स आती हैं, नंबर 1 हमारे पास आता है सॉफ्ट गिलास, जिसको हम सोडा गिलास भी कहते हैं। यानी कि अगर ये टूटे ना तो किरचियों की सूरत में टूट जाता है। आपने देखा होगा, आप ये कहें कि कार की विंड स्क्रीन, ये जो गाड़ियों के गिलास होते हैं, सही है, ये जो बॉटल्स हैं, ये जो आपकी गिलास बॉटल्स होती है ना कोल्ड ड्रिंक की, ये चीजें। दूसरा हमारे पास होता है पायरेक्स गिलास। तीसरा होता है हमारे पास पोटैश लाइम गिलास। चौथा होता है हमारे पास चीना गिलास, ठीक है जी। अब ये तीनों जो टाइप्स हैं ये मैंने यूं लिखे हैं क्योंकि ये लेबोरेटरी एपरेटस बनाते हैं। लेबोरेटरी एपरेटस से मुराद क्या है? अब लेबोरेटरी एपरेटस कोई एक चीज थोड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे अब ये जो पायरेक्स है ये क्या करता है, बीकर, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, बीकर तो आपको मालूम होगा, फ्लास्क, सही है, ये उमूमन गैसेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से ये पोटैश लैम्प भी जो है वो आपका, पोटैश लाइम भी आपका लेबोरेटरी एपरेटस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। चीना गिलास भी आपके लेबोरेटरी एपरेटस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ लेबोरेटरी एपरेटस हैज द डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वालिटी ऑफ ग्लास, सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है सेफ्टी गिलास। सेफ्टी गिलास बेसिकली आपके गॉगल्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि शीशे, सही है, विंड शील्ड होती है आपकी, सही है, जो सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं वो वाले गिलास जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। क्रूक गिलास, ये क्रूक ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाला है जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल हुआ था, ये वो गिलास है। ये आपने पिछले साल पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी में। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट असल में साबुन ही की तरह एक क्लींजिंग एजेंट है, लेकिन ये कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। ये लिक्विड भी हो सकता है और ये पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है डिटर्जेंट, ठीक है जी। यानी कि वो मटेरियल which increases the cleaning
इफेक्ट ऑफ वाटर, असल में पानी है सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, पानी की सफाई के असरात को बढ़ा देना। ये एक ऐसे मटेरियल जो पानी की सफाई की क्वालिटी को बढ़ा दे, असरात को बढ़ा दे, उसे हम डिटर्जेंट कहते हैं। और आपके उमूमन ये वॉशिंग पाउडर वगैरह होते हैं या लिक्विड मटेरियल होते हैं, ये पानी में मिक्स होके ही कपड़े को धोते हैं। ठीक है जी। अब होता ये है कि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है इस तरह का, ये ऊपर वाला कहलाता है आपका हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, पानी से प्यार करने वाला। ठीक है। और दूसरा आपके पास एंड होता है जिसको आप कहते हो हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक कहते हैं वाटर फियर को, यानी कि पानी से डरने वाला एंड। ठीक है। अब ये दो हमारे पास एंड हो गए, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ठीक है जी। अब होता क्या है, लेट सपोज डस्ट है। ठीक है, ये डस्ट है, इसके साथ हमने पानी मिक्स किया। पानी मिक्स इस तरह किया कि आप कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है, आपने कपड़े को पहले पानी में डुबो दिया। अब उसमें जब आपने ये डिटर्जेंट डाला तो इस डिटर्जेंट का जितना भी हाइड्रोफोबिक एंड है वो इस डस्ट के साथ जाके चिपक जाता है, क्योंकि वो पानी से डरता है। तो पानी के डर की मदद से वो इसके साथ जाके चिपक जाएगा। फिर जब हम रगड़ते हैं और फिर पानी से धोते हैं तो जब ये डिटर्जेंट रिमूव होगा तो अपने साथ डस्ट को लेके भी रिमूव हो जाएगा। यही वजह है कि साबुन और डिटर्जेंट जो है वो कपड़े में से मैल कुचैल को दूर कर देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड की वजह से। ठीक है जी। अच्छा जी, ये साबुन से थोड़ा सा डिफरेंट यूं है क्योंकि सोप जो है वो आपका सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, वो NaOH से बनता है और उसका काम सिर्फ डस्ट रिमूवर है। जबकि डिटर्जेंट जो है वो आपका स्टेन रिमूवर है, इसमें अमोनिया, इसमें क्लोरीन, इसमें ब्लीचिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज किए जाते हैं, जो स्टेन हो, ऑयल के धब्बे हो या ग्रीस के दाग हो वो सब रिमूव कर सकता है। जबकि साबुन जो है वो सिर्फ डस्ट रिमूवर होता है। सही है, अमोनिया। नेक्स्ट है रेयॉन। रेयॉन कहते हैं रेशम को। तो ये कुदरती जराये से ये हमें हासिल होता है रेशम के कीड़े से, लेकिन हम इसको इंडस्ट्री में भी बनाते हैं सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज एक जो है वो बायोलॉजिकल टर्म है। ये जो सेल होते हैं बैक्टीरिया के या ह्यूमन के भी, तो ये सेल जो है वो सेल्यूलोज से इनकी सेल वॉल बनाई जाती है, फाइबर्स होते हैं ये भी। तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो आपका सेल्यूलोज से बनता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं यानी कि पॉलीमर, जिसको आप मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। और ये छोटे छोटे यूनिट यानी कि मैं ये कहूं कि मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बनाया जाता है। ठीक है। तो ये जो पॉलीमर होता है ये हमारा जो है वो रेयॉन होता है। ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या है, आपने लिया सेल्यूलोस, सही है, आपने लिया सेल्यूलोस, इसको आपने NaOH के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, सोडियम सेल्यूलोज बन जाएगा सेंथेट। ठीक है। और ये हमारा जो है वो एक रेयॉन है। ठीक है, विस्कस रेयॉन कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक अगला प्रोडक्ट है नेलॉन। ये भी एक प्लास्टिक नुमा डोरी होती है जिसको हम कहते हैं नायलॉन की डोरी। सही है। तो ये असल में जो है वो लॉन्ग चेन है किसकी, पॉलीअमाइड की। सही है, पॉलीअमाइड की चेन है। आराम है, पॉलीअमाइड की चेन है। पॉलीअमाइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CONH। ठीक है जी। तो पॉलीअमाइड की चेन है ये।
अब ये जो नायलॉन है ये असल में पॉलीअमाइड है, यानी कि अमाइड की एक लंबी चेन को हम नायलॉन कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा नायलॉन की डोरी, नायलॉन की जो डोरी होती है ना। अच्छा, ये बनता किस तरह है? इट इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन reaction of a dicarboxylic acid। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है? यानी कि COOH दो होने चाहिए, इसको आप ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं ना, सही है। एंड आ डाइअमाइन, डाइअमाइन का मतलब क्या होता है? NH2 भी दो होंगे, ठीक है। दे आर हीटेड, इसको गर्म किया जाएगा, सही है। इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, सही है, नाइट्रोजन वाले एटमॉस्फेयर की मौजूदगी। अब हुआ ये कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जिसके साथ डाइअमाइन भी हो और जिसके साथ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमें कंपाउंड चाहिए। मिसाल के तौर पे COOH ये हो गया एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CH2 4 है यहाँ पे, और COOH, ये हमने कंपाउंड ले लिया जिसमें आपके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरीके से आपने एक ग्रुप ले लिया NH2, CH3 6 है इधर, और NH2। अब आप देखें हमने दो ले लिए, ये हो गया आपका ये वाला डाइअमाइन, और ये वाला हो गया आपका कंपाउंड डाई COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपने इसको हीट किया तो अब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट है नायलॉन का, H2N यानी कि NH2, CH2 6, NH, अब उसके साथ CO, CH2 4, COOH, ये आपके पास नायलॉन का एक फॉर्मूला है, सही है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्लास्टिक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो प्लास्टिक, पेंट और वार्निश, ये तीन टॉपिक हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।